हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी एंड इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं विलियम शेक्सपियर की लेट मी नॉट डू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स पोयम। चलिए फ्रेंड्स, पोयम को समझने के लिए हम उसके ऑथर को समझ लेते हैं। जैसे कि इस पोयम के ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म और बैप्टाइज स्ट्रेट फॉर्ड अपॉन एवन में इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म 1564 में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एंड जेकोबन एरा से बिलोंग करते हैं और इंग्लिश रेनेसा मूवमेंट के समय के हैं। इनके पेरेंट्स में इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर और इनकी मदर का नाम मैरी अर्डन था। इनकी शादी एनी हाथवे से जब वो 18 साल के थे तब हुई थी, जो उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी। एनी हाथवे से इनके 3 बच्चे हुए, जो सुसैना, हेमनेट एंड जूडिथ थे। इन्होंने कभी भी विलियम शेक्सपियर ने कभी भी कोई यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की थी और इनका निक नेम बार्ड था, यानी कि इन्हें बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है, जो इनका इंग्लैंड नेशनल पोएट होने का जो स्टेटस है उसको दर्शाता है। विलियम शेक्सपियर एक एक्टर थे और द लॉर्ड चैम्बरमैन के फाउंडिंग मेंबर भी थे, जो कि बाद में द किंग्स मेंस के नाम से जाना जाता है। ये एक एक्टिंग कंपनी थी। इन्होंने बाद में फेमस ग्लोब थिएटर की भी स्थापना की। इनकी वर्क्स का ग्लोबली बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा। इनके वर्क्स पर ज़्यादातर इनके वर्क्स पर परफॉर्मेंस भी हुई हैं। इनके जो प्ले थे उनका बहुत अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब ज़्यादातर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी किया गया। इन्होंने अपने प्लेज या अपने वर्क्स में अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया। इनके जो फेमस जेनरास थे प्ले के लिए, इन्होंने हमेशा हिस्टोरिक, कॉमेडिक और ट्रेजेडी प्ले लिखे। पोइट्री में इन्होंने सोनेट, नरेटिव पोएम और एपिथैफ्स में लिखी। इन्होंने कई नए शब्दों को और कई नए फ्रेजेस को इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि आई बॉल, ब्रेक द आइस एंड ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट इज गॉड। ये कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करी। विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को देखें तो इन्होंने टोटल 37 प्ले लिखे, जिसके अंदर ट्रेजेडीज थी, कॉमेडीज थी एंड हिस्टोरीज थी। साथ ही में इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे और कुछ नरेटिव पोएम्स भी लिखी। थीम्स में इन्होंने यूनिवर्सल थीम्स रखी, जैसे कि लव, लॉस, एम्बिशन एंड पावर। इन्होंने जो इनका ग्लोब थिएटर था जिसकी इन्होंने स्थापना करी थी, उसको इन्होंने रीबिल्ड किया जब उसे आग लग गई थी उसके बाद, जो कि एक कल्चरल आइकन बनकर रहा। इनकी डेथ के बाद इन्हें द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में बरी किया गया। वर्क्स ऑफ शेक्सपियर अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने ट्रेजेडीज तीन जॉनराज में लिखी, वो थी कॉमेडी, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। उनमें अगर हम देखें, इनकी फैमिली ट्रेजेडी प्ले थे ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर, साइम्बरलाइन, लव लेवर लॉस्ट, A Midsummer Night Dream, Much Ado Not About Nothing, Taming of the Shrew, The Tempest, Twelfth Night, etc. इनके हिस्टोरिक प्लेस को देखें तो उनमें आते हैं हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स, हेनरी सेवेंथ, किंग जॉन, रिचर्ड सेकंड एंड रिचर्ड थर्ड। ट्रेजेडीज में देखें, इनके ट्रेजिक प्लेस में फेमस हैं एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट एटसेट्रा। इसी के साथ में इन्होंने कई सोनेट्स लिखे। इनके सोनेट्स के जो पोइट्री कलेक्शंस हैं वो उनमें फेमस हैं द सोनेट्स, अ लवर्स कंप्लेन, द रेप ऑफ द लिक्रेसी, वीनस एंड एडोनियास, फ्यूनरल एलिजी बाय वीएस। ये इनके फेमस वर्क्स हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम उसके कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये जो पोएम है, इसको सोनेट 116 के नाम से भी जाना जाता है। ये पोएम अर्ली 90s के अंदर लिखी गई, ड्यूरिंग द क्रेज ऑफ द सोनेट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इट वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1609। उस समय इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सोनेट्स का क्रेज था, लेकिन फिर भी ये 1609 तक पब्लिश नहीं की गई। स्ट्रक्चर, इस पोएम का स्ट्रक्चर है शेक्सपियरियन सोनेट। ये पोएम शेक्सपियरियन सोनेट, जिसके अंदर सोनेट जो कि 14 लाइन का पोएम होती है, उसमें लिखा गया।
इसके अंदर 3 क्वाट्रेंट्स और एक लास्ट की 2 लाइंस को राइमिंग कपलेट कहा जाता है। इसकी पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी जी। इस पोएम के अंदर आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर आयम्बिक पेंटामीटर उसे कहते हैं जिसमें 10 सिलेबस पर लाइन होते हैं और हर लाइन के अंदर ऑल्टरनेटिव अनस्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच्ड सिलेबल होता है। वोल्टा जिसका मतलब होता है टर्न, यानी कि जो फाइनल कपलेट है। फाइनल कपलेट के अंदर पोएट ने हमें ऑफर किया है कॉन्क्लूडिंग थॉट, जो उसने पहले के 3 क्वाड्रेंट के अंदर एक आइडिया रखा है या एक प्रॉब्लम रखा है, उसको डिसॉल्व करते या रिजॉल्व करते हुए एक कॉन्क्लूडिंग लास्ट की 2 लाइन को राइमिंग कपलेट या हीरोइक कपलेट कहा जाता है। वो इसमें पोएट ने उसको वोल्टा कहा है। स्टार्टिंग इफ दिस बी एरर, इससे वो स्टार्ट होता है। अगर हम इस पोएम की थीम की बात करें तो इस पोएम के अंदर पोएट ने अनचेंजिंग लव, जिसे हम ट्रू लव भी कह सकते हैं, टाइम एंड ब्यूटी, ट्रू लव, कंसिस्टेंसी एंड इटर्निटी, यूनियन ऑफ माइंड्स, लव एज अ गाइड एटसेट्रा थीम्स रखी हैं। डियर व्यूअर्स, पोएम का टेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं हर पोएम में कहती हूँ, फिर आपसे रिपीट करती हूँ कि प्लीज आप पोएम का या फिर तो टेक्स्ट प्रिंट निकलवा लें या अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि बिना टेक्स्ट के किसी भी पोएम को समझना थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है, इसलिए पोएम का टेक्स्ट आपके पास होना जरूरी है। इस पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स हमारी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें रजिस्टर में लिख सकते हैं। इन वर्ड्स के अलावा भी अगर कुछ वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं पोएम में, तो उन्हें भी आप अपने रजिस्टर में लिखें और उनके मीनिंग्स निकालें, ताकि आपको पोएम समझने में आसानी हो सकेगी। कुछ डिफिकल्ट वर्ड जैसे इम्पीडिमेंट्स, ऑल्टरेशन, टेम्पटेस्ट, वॉन्डरिंग बाक, सिकल, डूम, रिट, जिनके मीनिंग विथ मीनिंग स्क्रीन पे शो हो रहा है, प्लीज आप इन्हें रजिस्टर में लिख लीजिए। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की ये फर्स्ट 4 लाइन्स, जिसका हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पहली 4 लाइनें जिसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, admit impediments, love is not love, which alters when it alters find, or bends with the remover to remove. इन फर्स्ट 4 लाइन के अंदर पोइट ने हमें कहा है, आई डोंट टू बिलीव दैट एनीथिंग कैन कम बिटवीन टू पीपल। जहां सच्चा प्यार होता है, तो पोइट ये कह रहा है कि जहां सच्चा प्यार होता है उसके बीच में कोई भी चीज नहीं आ सकती है, क्योंकि अगर प्यार सच्चा है तो उन दोनों के लिए वो दो लोग ही मैटर करते हैं, बाकी कोई भी चीज प्रायोरिटी नहीं हो सकती। इफ लव चेंजेस और डिमिनिशेस व्हेन डिफिकल्ट टाइम अराइजेस, अगर प्यार बदल जाता है या प्यार खत्म हो जाता है जब डिफिकल्टीज आती है, तो फिर वो सच्चा प्यार ही नहीं है। यहाँ पे पोएट के कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो कोई और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यहाँ पे शादी से मतलब सिर्फ जो हम फिजिकल वर्ल्ड के अंदर वैलिडेशन के लिए कानूनी तौर पे जो शादी करते हैं वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे शादी से मतलब दो आत्माओं का संबंध से है। यानी कि दो आत्माएं जब एक दूसरे से सच्चा प्यार करती हैं तो वह कभी भी बदलता नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितना ही समय बदल जाए, चाहे कितने ही हालात बदल जाए, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा सच्चा ही रहता है। और अगर वह बदल जाता है तो इसका मतलब वो प्यार सच्चा नहीं था। Now in the next quadrant, or you can say now in the next four lines. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth unknown, although his height be taken. अब इसके अंदर जो ये एवर फिक्स मार्क है, यहाँ पे ये वर्ड जो है ध्रुव तारे के लिए यूज हुआ है। नो, इंस्टेड लव इज अ कांस्टेंट गाइड। जो सच्चा प्यार होता है वो एक कांस्टेंट गाइड की तरह होता है, एक लाइट हाउस की तरह होता है। दैट नेवर वेवर्स, जो कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं है, या यूं कहिए जो कभी भी चेंज नहीं होता है। एवर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, चाहे कितने भी स्टॉर्म्स आ जाएं, क्योंकि जब कोई भी नाविक समुद्र में जब अपनी नाव लेकर जाता है और जब स्टॉर्म के टाइम पे वो लाइट हाउस यानी कि जो ध्रुव तारा होता है वही उन्हें आगे के डायरेक्शंस बताता है, वही उन्हें गाइड करता है। इट इज द स्टार दैट गाइड शिप्स लॉस्ट एट सी। यही जो स्टार है या यही जो लाइट हाउस है, यही शिप्स को गाइड करता है जब वो समुद्र में खो जाते हैं, उनको सही डायरेक्शंस को गेन करने के लिए। इट्स वैल्यू इज इमेरिजिबल। इस सच्चे प्यार की जो ताकत है ये कभी भी नापी नहीं जा सकती। येट सेलर्स स्टिल यूज इट टू हेल्प देम फाइंड देयर वे।
हालांकि जो सेलर्स हैं वो हमेशा इस लाइट हाउस का या जो ये ध्रुव तारा है इसका यूज हमेशा अपने वेज फाइंड करने के लिए करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इसे सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ पे पोएट ने प्यार की तुलना यानी कि ये जो एक लाइट हाउस है या जो ध्रुव तारा है उससे की है। जैसे समुद्र में जब तूफान आते हैं या तूफान आने पर भी लाइट हाउस जो होता है, ध्रुव ध्रुव तारा जो होता है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता है, बल्कि जहाजों को रास्ता दिखाता है। उसी तरीके से जो सच्चा प्यार जो है जीवन में मुश्किलें आने पर भटकता नहीं है या अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता है, बल्कि अपने साथी को भटकने नहीं देता है, मुश्किलों में अपने प्यार को भटकने नहीं देता है, उसको सही रास्ता दिखाता है। Now, in the third quatrain or in the next four lines, the poet is saying, Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks, within his bending sickle compass come. Love alters not with his belief, hours and weeks, but bears it out even to the edge of the doom. नाउ इन दिस लाइन्स पोएट इज सेइंग, पोएट ये कह रहा है कि जो सच्चा प्यार होता है उसे टाइम भी डिसीव नहीं कर सकता, यानी कि टाइम भी उसे धोखा नहीं दे सकता। इवन दो टाइम में कॉज रोजी लिप्स एंड चिक्स टू फेड, ये टाइम की वजह से ये हो सकता है कि जो रोजी लिप्स हैं और जो चिक्स हैं उनकी शाइन, उनकी ब्राइटनेस फेड हो सकती है, यानी कि टाइम के संग इंसान बूढ़ा हो सकता है। लव डज नॉट चेंज विद द पासिंग ऑफ आवर्स एंड वीक, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो टाइम बढ़ते हुए टाइम के संग या बदलते हुए हफ्तों के संग चेंज नहीं होता है। मतलब टाइम चाहे कितना भी चेंज हो जाए लेकिन जो प्यार सच्चा होता है वो हमेशा रहता है, बट रिमेन्स द सेम अनऑल्टर्ड अंटिल डेथ। और जो प्यार होता है वो हमेशा सेम कांस्टेंट अनऑल्टर्ड और वैसा का वैसा ही रहता है जब तक कि डेथ नहीं आ जाती। पोएट ने इन लाइनों के अंदर कहा है जो सच्चा प्यार होता है वो टाइम का भी गुलाम नहीं होता है, यानी कि टाइम भी उसे फूल नहीं कर सकता। समय अपने सिकल, यहाँ पे जो सिकल हुआ है वो जो सिकल एक हमारा फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे उसने कहा है कि समय का जो सिकल है वो आपकी फिजिकल ब्यूटी यानी शारीरिक सुंदरता, जो आपके होठों की गुलाबी चमक है या जो आपके जो चिक्स रोजी है उसको कम कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, या कहें तो बुढ़ापा लेके आ सकता है। लेकिन सच्चा प्यार जो है वो कभी मर नहीं सकता, कभी मरता नहीं है। सच्चा प्यार एज ऑफ डूम यानी कि कयामत के दिन तक बना रहता है, वैसा का वैसा ही। Now in last two lines or you can say the heroic couplet, the poet is saying, poet कहता है, if this be error and upon me proved, I never writ nor no man ever loved. If I am wrong, अगर मैं गलत हूँ, and if I am behavior is proof that I am wrong, या जो मेरा behavior है उसमें प्रूव होता है कि हाँ मैं गलत हूँ, then I have never written a poem, तो इसका मतलब मैंने कभी कोई पोएम लिखी ही नहीं। And no one has ever loved, और कभी किसी ने किसी को प्यार, सच्चा प्यार किया ही नहीं। अगर हम कपलेट में देखें तो पोएट ने कहा है, पोएट ने जैसे कि हमने आपको हमेशा बताया कि शुरू के 3 पैराग्राफ के अंदर पोएट टॉपिक के कांस्टेंट इफेक्ट्स या प्रॉब्लम को बताता है और लास्ट की हीरोइक कपलेट के अंदर या लास्ट की लाइंस के अंदर वो उसके सोल्यूशन को या रिजोल्यूशन को या डिसोल्यूशन को बताता है। तो यहाँ पे लास्ट में शेक्सपियर कह रहा है कि शेक्सपियर बहुत ही ट्रस्ट के साथ, बहुत ही फेथ के साथ ही कहता है कि अगर मेरी सारी बातें गलत साबित हो गई तो मैं मान लूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं और इस दुनिया में कभी किसी ने सच्चा प्यार किया ही नहीं। तो पूरी पोएम के अंदर पोएट ने शेक्सपियर ने हमें बताया कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो चाहे समय हो, चाहे हालात हो या बदलते समय के संग उनके जीवन में आने वाली परिस्थितियां या चुनौतियां हो, वो उसे कभी भी नहीं बदल सकती। सच्चा प्यार दुनिया के अंत तक हमेशा सेम रहता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस आपके अपने चैनल यू मी ऑन इंग्लिश के ऊपर। प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपको इस तरह के वीडियोस, आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और डिटेल समरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप किस पोएम पे हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। हमारी प्लेलिस्ट प्लीज़ चेक कीजिए, आपको उसके ऊपर मैक्सिमम पोएम्स की डिटेल समरी और एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।